हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका एक और दिन डेली मेंस आंसर राइटिंग में। आई होप आप आंसर्स लिख रहे हैं और उन्हें सबमिट भी कर रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में। कहाँ? हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, उसका डिस्क्रिप्शन में है। आपको हर पीपीटी के साथ एक बेस्ट कॉपी मिलती है जिसको हमने इवेलुएट किया होता है। तो अगर आप एक अच्छा आंसर लिख रहे हैं तो आप अपलोड करिए, वो भी इवेलुएट होकर आपको मिल सकता है अगर आपका आंसर बहुत अच्छा है तो। और जो बेस्ट कॉपीज है उनसे आप ये भी सीख सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे करना है आंसर को। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। बाकी जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे हिंदी मीडियम चैनल पे भी ये इनिशिएटिव रन कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले आईआर कुछ क्वेश्चंस के साथ। ये हमारा दूसरा डिस्कशन है रिगार्डिंग आईआर। तो आई होप ब्रॉडली आप प्रिपेयर इसके लिए भी कर रहे होंगे। एसेस हाउ बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद नेबरिंग कंट्रीज हैव शेप्ड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो बाउंड्रीज हैं उनकी वजह से भारत की फॉरेन पॉलिसी में क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। तो इसमें आप करोगे क्या? क्योंकि नेबर्स ढेर सारे हैं, भारत के डिस्प्यूट्स भी बहुत सारे हैं, तो यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर अ चार्ट दैट विच एरियाज यू विल फोकस ऑन एंड हाउ दे हैव इंपैक्टेड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सिंपल देख लो, फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात हो रही है, वो कैसे शिफ्ट हुई है ड्यू टू बॉर्डर डिस्प्यूट्स। सो यू विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक इन ब्रीफ जो जो डिस्प्यूट हुए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लो। डिस्प्यूट्स ने कैसे फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को बदला उसकी डिस्कशन करो। अब पॉइंट ये है कि क्या बदला है फॉरेन पॉलिसी या सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को। तो हालांकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं बट यू नीड टू बी वेरी जर्नलिस्टिक, क्योंकि आप ऑप्शनल का आंसर नहीं लिख रहे हो। तो इन केसेस में सबसे पहले आप डिस्कस करोगे बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो व्हेन यू डिस्कस द बॉर्डर डिस्प्यूट्स, आपके पास स्पेस इतना नहीं है कि आप दुनिया भर के डिस्प्यूट्स को डिस्कस करो। while discussing the border disputes you have to primarily focus on key areas जहां से आप ये दिखा सको कि भारत की फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कैसे शिफ्ट हुई है। तो इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स द फर्स्ट वन विच विल ऑब्वियसली यू विल यूज इज, कौन सा होगा? पहला पहला यू विल टॉक अबाउट इंडिया चाइना एलओसी का डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाक। तो यहां पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कैसे चेंज हुई। एलएसी इंडिया चाइना, यहां पर क्या चीजें में बदलाव हुआ है। देन यू विल टॉक अबाउट बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, एंड ऑल्सो यू नीड टू डिस्कस श्रीलंका, क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री जिसके साथ हमारी मेजरली मैरीटाइम डिस्प्यूट्स है। अगर आप चाहो तो यहाँ भूटान और मालदीव भी डिस्कस कर सकते हो, बट हमें प्रोमिनेंटली इन एरियाज को डिस्कस करना है। क्यों और क्या कैसे स्ट्रेटजी चेंज हुई है वो समझना जरूरी है। पहला एस्पेक्ट आया एलओसी इंडो पाक डिस्प्यूट, उसकी वजह से भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसे बदली। तो अगेन आई विल टेक यू बैक टू द क्वेश्चन। यहां पर बात क्या की जा रही है, बॉर्डर डिस्प्यूट से कैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बदली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क यू, जो फॉरेन पॉलिसी है वो शिफ्ट कैसे हुई है। हाउ हैज द फॉरेन पॉलिसी शिफ्टेड। तो फॉरेन पॉलिसी पहले हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस जो शुरू हुई थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस टू प्रेजेंट, बहुत सारे बदलाव हुए हैं इसमें। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर, तो वहां आप लिखोगे द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अबाउट टेरिटरी, इट हैज क्रिएटेड अ बिग इंपैक्ट ऑन इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। तो वहां एस्पेक्ट आता है टेररिज्म का, तो वहां पर एस्पेक्ट आता है रेडिकलाइजेशन का। So when you discuss India-Pakistan border dispute, you have to discuss radicalization, specifically of Kashmir, terrorism, क्योंकि वो एक मेजर कंसर्न है। नॉट ओनली दैट, व्हेन यू टॉकिंग इंडिया पाकिस्तान यू हैव टू डिस्कस एलओसी की जो बात करोगे वहां आप सियाचिन का मेंशन करोगे कि भाई वहां पर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर पे इंडिया को स्पेसिफिकली फोकस करना पड़ा, अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के ऊपर फोकस करना पड़ा, अपनी फॉरवर्ड डिफेंस के ऊपर काम करना पड़ा। पाकिस्तान के केस में एक और स्पेसिफिक चीज हुई थी, वो ये थी कि जब हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते तो इंडिया ने डिप्लोमेसी का भी सहारा लिया। ठीक है, डिप्लोमेसी का सहारा लिया और रीसेंट ये भी कोशिश की है कि विल ट्राई टू आइसोलेट ग्लोबली
कैसे? क्योंकि पाकिस्तान के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हमने बाय नेमिंग एंड शेमिंग एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, FATF, जो और मल्टीलैटरल ग्रुप्स हैं वहां से इनके ऊपर दबाव बनाना। अगेन इट्स अ वेरी, यू कैन से, लॉन्ग आंसर। तो कैसे डिस्कस होगा? बॉर्डर डिस्प्यूट में पहले आप बात करोगे इंडिया पाकिस्तान की, तो आप पहले डिस्कस करोगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज इवॉल्व्ड प्राइमरली फ्रॉम वन बेस्ड कंप्लीटली अपॉन नेबरहुड कोऑपरेशन म्यूचुअल हार्मनी, a foreign policy which is still based primarily on Panchsheel, but now by witnessing the wars and the border dispute in its neighborhood, India has changed its foreign policy stance and its security strategy according to different neighbors. On the borders with Pakistan, India has major concern over the LOC, the Siachen, the Sar Creek, and in the Kashmir region. Also, due in Pakistan region, we have issues of terrorism, इंटरनल सिक्योरिटी। तो वहां पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या शिफ्ट हुआ है? दैट इंडिया हैज ट्राइड टू engage, or you can say engage multilateral bodies, multilateral countries to put pressure over Pakistan and to isolate Pakistan globally to stop it from entering into any sort of terrorist activities. We have also focused on coercive diplomacy. We have focused on putting price on actions like सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात वहां पे करोगे तो इंडिया हैज टेकन एन अप्रोच वेयर इंडिया हैज प्रिपेयर्ड इट्स मिलिट्री एंड इट्स सिक्योरिटी स्ट्रेटजी फ्रॉम कन्वेंशनल टू नॉन कन्वेंशनल एंड शॉर्ट टर्म इश्यूज एज वेल। तो हर एरिया पे इंडिया पाकिस्तान में इंडिया तैयार हो रहा है और फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट वहां डिस्कस कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप इंडिया चाइना के बॉर्डर पे देखोगे तो वहां इंडिया ने कोशिश की थी कि नो गन्स, वहां पे 1970s के बाद कोई हथियार नहीं रखता एलओसी पे कोई भी सोल्जर इंडिया और चाइना का। यहां हमने कोशिश जो की है वहां हमने की है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म डेवलप करने का, ठीक है। वहां पे हमने एंगेजमेंट भी करी है, लेकिन रिसेंट हम देखेंगे डोकलाम की बात करें, आप गलवान की बात करें, इंडिया हैज ऑल्सो पुश्ड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग मिलिट्री preparedness and have pushed for a forward base, pushed on infrastructure across the border। ये डिस्कस आप करोगे वहां पर भी। देन व्हेन यू लुक एट बांग्लादेश, वहां पर हमारा मेन कंसर्न क्या होगा? जो हमारा था बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर, वो था एनक्लेव्स की बात, और हमारी लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट इनके साथ हो चुका है, तो मेजरली वी हैव रिजॉल्व इट, बट स्टिल वी हैव इश्यूज ऑन रिवर एंड बाउंड्रीज, जहां पर बहुत सारा कंसर्न है, इलीगल इमिग्रेशन है, वो एस्पेक्ट यहां डिस्कस कर सकते हो आप। व्हेन यू टॉक अबाउट नेपाल, तो यहां पे नया नया कंसर्न जागा है, तो वी आर ट्राइंग टू एंगेज नेपाल मोर इकोनॉमिकली, एंश्योर अ डीपर पार्टनरशिप, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। वहां पर हम कल्चरल डिप्लोमेसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। विद इन केस ऑफ श्रीलंका वी हैव इश्यूज ऑन कच्चतीवू, जो हमने उनको दे दिया था, तो वी हैव कंसर्न ओवर कच्चतीवू आइलैंड। तो यू कैन डिस्कस हाफ अ लाइन में आप मेंशन कर लो कि ऑन द डिस्प्यूट विद श्रीलंका we had worked around engagement and dialogue with Sri Lanka, and we have also pushed economic diplomacy. We have used economic engagement as a tool of our foreign policy, as a tool of our security strategy, by focusing on joint patrol, a larger security apparatus across the Indian Ocean, so that Sri Lanka also feels safe। with Myanmar हमारे डिस्प्यूट ज़्यादा है नहीं, एंड वी हैव फोकस्ड ऑन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, जहां पर हमने इनके साथ जॉइंट ऑपरेशन किया था, विच वाज ऑपरेशन सनराइज। मेरा कहने का मतलब ये कि जब आप बाउंड्री डिस्प्यूट की बात करो, इस क्वेश्चन को हैंडल करो, तो आप इंट्रोडक्शन में आओगे, पहले डिस्कस करोगे व्हाट आर, हाउ हैज इंडियन फॉरेन पॉलिसी शिफ्टेड, one which was based on Vasudhaiva Kutumbakam, Panchsheel, to recent times where due to increased disputes with the borders, India has focused on building its infrastructure as well as its strategic strength along the borders। वहां पर आप डिवाइड कर सकते हो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया म्यांमार, किसके साथ क्या क्या कंसर्न्स हैं, वहां पे कीवर्ड्स यूज होंगे। इंडिया पाकिस्तान में इंडिया इज फोकस्ड ऑन
काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, प्लस वी हैव फोकस्ड ऑन चक्रव्यूह जो हमारी एलओसी पे बनाया गया है, जिसके तहत 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी स्टेटस वी हैव स्टार्टेड, वो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है। ऑन फॉरेन पॉलिसी वी हैव यूज्ड डिप्लोमेसी टू आइसोलेट पाकिस्तान, वी हैव फोकस्ड ऑन कन्वेंशनल मिलिट्री बाय increasing the numbers plus technological upgradation of Indian armed forces. Along with that, we have focused on short-term warfare, putting price on their actions by making sure कि सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, या फिर बालाकोट का एग्जांपल हम दे सकते हो। तो वहां आपने एक कंट्री पे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, आप 2-4 नाम लिख के एग्जांपल लेके नेक्स्ट पे बढ़ जाओ। फिर आप म्यांमार की बात करो, थोड़ी सी इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना पे ही प्राइमरीली बात करनी है, फिर आप थोड़ा बहुत इंडिया चाइना डिस्कस करो, इंडिया म्यांमार पे बोलो जहां हमने ऑपरेशन सनराइज किया, जहां हम प्राइमरीली कोशिश कर रहे थे काउंटर इंसर्जेंसी मूवमेंट को कट डाउन करने की, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन रन किया म्यांमार के साथ टू कट डाउन ऑन इंसर्जेंसी इन दिस रीजन एंड टू कट डाउन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग इन दैट रीजन। तो वो डायमेंशन आप एक एक करके कंट्री को डिस्कस करोगे तो मेजरली ये स्ट्रक्चर इस आंसर का होगा। अगर यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के आंसर्स की डिस्कस करो तो हमने जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उसको ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया कि अगर किसी के भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं तो कभी भी कोई अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को जब तक खत्म नहीं करता, दे कैन नॉट अचीव what you can call a secure situation. So geostrategically the most important aspect is resolving your border disputes with your neighbor, because it will always remain a threat to your internal security, because India has a large border which is very porous, तो वहां वो भी mention कर सकते हो, a large border running across deserts, mountains, oceans, plains, puts it into the center of India's security strategy and foreign policy. वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, उसमें आप पहले फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट डिस्कस करोगे तो उसमें आप एक एक करके स्टार्ट कर सकते हो। इसमें बोला वसुधैव कुटुंबकम टू रीसेंट मल्टी यू कैन से हाई ऑक्टेन डिप्लोमेसी। सो वी वर अर्लियर नॉन अलाइंड, नाउ प्रेजेंटली considering the threat of China we have tried to be you can say multi aligned. We have tried to ensure a partnership based model, and we have engaged both America and Russia to push our own military capacity. तो वो एक एक करके आप हर कंट्री को डिस्कस करोगे तो वहां आपको वही कंसर्न है जो आपको मेंशन करने, इसमें जो एक दो चीजें रेलेवेंट हैं, जैसे चाइना की आप बात कर रहे हो तो वहां आपको लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ रिलेशंस, हमने वहां कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन की बात की थी। मिलिट्री पोस्चर इंडिया का कैसा था, पहले यहां पर वॉर के बाद बहुत ज्यादा टेंशंस थे, बाद में थोड़ा सा वो नॉर्मलाइज हुआ था। रिसेंट गलवान वैली क्लैश के बाद अगेन टेंशंस आर ऑन द हाई, बट वी हैव ट्राइड टू मैनेज इट। तो उसको काउंटर करने के लिए चाइना को आप यहां मेंशन करोगे क्वाड, India's engagement with America, Japan, South Korea to ensure that India puts pressure over China as well, specifically in Indo-Pacific and across India's borders. Along with that, पाकिस्तान में बात करोगे, इंडिया का कंपोजिट डायलॉग फ्रेमवर्क था, इंडिया ने इनको MFN स्टेटस दिया हुआ था, इंडिया ने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के थ्रू इनको एंगेज करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब अटैक्स लगातार होते रहे तो इंडिया हैज स्टार्टेड टू से वी विल पुट अ प्राइस टू योर एक्शंस। तो उसके अंदर आप फिर मेंशन करोगे सर्जिकल स्ट्राइक्स का, यू कैन मेंशन एग्जांपल्स लाइक बालाकोट, वही, और इंटरनेशनल आइसोलेशन का एग्जांपल जो मैंने दिया। तो वो एक शिफ्ट है जहां आप देख रहे हो कि हाउ India's foreign policy and security strategy has shifted as the challenges on the borders have shifted, because India has to fulfill its interest. उसमें आप देखोगे तो हमने इनके इंडिविजुअल्स को ग्लोबल टेररिस्ट का टैग देने की पूरी कोशिश करी है, उनको इंटरनेशनल फोरम्स पे नेम एंड शेम करने की कोशिश की है, ये एस्पेक्ट रहे स्पेसिफिकली। इसमें आप 26/11 का जिक्र भी कर सकते हो कि उसके बाद इंडिया ने एक स्ट्रिंजेंट तरीका अपनाया टू काउंटर टेररिज्म एंड टू काउंटर पाकिस्तान अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स। जैसे हमने देखा बांग्लादेश के साथ हमारा लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट 2015 में हो चुका है, नेपाल के साथ हमारी हिस्टोरिकल ट्रीटीज रही हैं, तीन मेजर कंसर्न्स हैं, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और एक सुस्ता का रीजन है, 3 ही कंसर्न्स हैं प्राइमरीली। तो वहां हम उनके साथ जॉइंट टेक्निकल लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं, कमेटी बैठाई है हमने, उनके साथ रेगुलर डिस्कशंस हो रहा है, डायलॉग हो रहा है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर फोकस हो रहा है ताकि जो भी हमारे कंसर्न्स हैं वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, सिमिलरली म्यांमार के साथ ऑपरेशन सनराइज का जिक्र करोगे, काउंटर इंसर्जेंसी, बॉर्डर मैनेजमेंट। हालांकि इनके साथ एक चीज थी, प्री मूवमेंट रिजीम, यानी आप 16 किलोमीटर तक बिना पासपोर्ट के जा सकते थे, बिना वीजा के, लेकिन वो बंद कर दी जा चुकी है क्योंकि मणिपुर में जो सिक्योरिटी कंसर्न्स आए उसके बाद, और वहां म्यांमार में अभी बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, वहां पर खुद सिविल वॉर से छिड़ी हुई है, इसी कारणवश। बट इंडिया के साथ ऐसे कोई लैंड डिस्प्यूट इनके रहे ही नहीं। श्रीलंका के साथ कंसर्न रहा कि श्रीलंका BRI का पार्ट है, वो डेट ट्रैप में फंस गया है, बट इंडिया हैज बीन अ मोर मैग्नानिमस एंड काफी सारे प्रोएक्टिव एक्शन लिए हैं टू हैव बेटर रिलेशन विद श्रीलंका।
जहां हमने बैलेंस किया हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को। तो इंडिया का जो इसमें अगर आप कंक्लूजन डालना चाहते हो तो वहां फोकस कर सकते हो कि कैसे वी हैव ट्राइड टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट पावर एंड टू पुश फॉर इंडियाज राइज as a global power. It is very essential that India stabilizes its relationship with its neighbors, and in that, resolving the border disputes remains the linchpin. Going to the next question, India's relationship with SAARC countries have been a balancing act between fostering regional cooperation and navigating bilateral tensions. Explain. देखो यहाँ सिंपल, अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीधा पूछा है। सार्क कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशनशिप को आपको एग्जामिन करना है, तो यहाँ आप डिस्कस क्या करोगे, व्हाट इंडिया इज डूइंग एंड व्हाट आर द टेंशंस। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा हो सकता है अगर आप लिखना चाहो, पर 10 मार्कर है, यू हैव 150 वर्ड्स टू आंसर। सो द बेस्ट वे अहेड इन दिस क्वेश्चन अगेन इज यू कैन मेक अ मैप। इवन इन लास्ट क्वेश्चन अगर आप एक मैप बनाते हो साथ में, जहां आप डिस्प्यूट दिखा लेते हो, एलएसी का इशू, एलओसी, म्यांमार, तो वो सिंप्लीफाई कर देता है चीजों को। यहां भी अगर आप एक साउथ एशिया का जनरल ऐसा मैप भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करके दिखा दो साउथ एशिया को, तो वो अगर आपने शो कर दिया, तो इवन थ्रू दैट यू कैन शोकेस दैट व्हाट हैज बीन इंडियाज पुश टुवर्ड्स इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी। आप यहाँ पे दिखा दो कि भाई आईमैक, सॉरी, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे इंडिया पुश कर रहा है, आप बांग्लादेश में पोर्ट्स डेवलप कर रहे हो, आपने साउथ एशिया में एक रीजनल फ्रेमवर्क डेवलप करने की कोशिश की है, सार्क की सैटेलाइट सेंड करी है। तो वो सब एस्पेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उनको अगर आप पॉइंट आउट कर दोगे एक रफ मैप बना के, तो इट विल मेक योर आंसर लुक स्टैंड आउट। ठीक है, ये कंसर्न आपको करना है। इसके अलावा आपको हाईलाइट करनी है क्या इंडिया की रिलेशनशिप रही है सार्क कंट्रीज के साथ, क्योंकि उसको एक बैलेंसिंग एक्ट बोला गया और हमें वहां दोनों को डिस्कस करना है। तो इफ वी स्टार्ट इट, तो सार्क के साथ पहली चीज, सार्क के साथ इंडिया ने क्या किया है, अपनी तरफ से इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर और यू कैन से ह्यूमैनिटेरियन, इन चारों लेवल पर एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश की है। इसका एग्जांपल क्या दिया जा सकता है, पहली बात है कि इकोनॉमिक डायमेंशन में, इकोनॉमिक डायमेंशन की जब बात करोगे तो आप यहां मेंशन करोगे कि भारत ने सार्क के अंतर्गत पहले एक सार्क का साफ्ता साफ्ता हुआ था, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, देन साफ्ता हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन वो कभी रियलाइज नहीं हो पाया ग्राउंड पर। बट डिस्पाइट ऑफ दैट इंडिया हैज पुश्ड इट्स ट्रेड विद द साउथ एशियन कंट्रीज, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो शिफ्ट इंडिया का आज 28 बिलियन ट्रेड है, जो एक टाइम में 6.9 बिलियन हुआ करता था। पहली चीज ये आप यहां मेंशन करोगे, इंडिया हैज इंक्रीज इट्स एंगेजमेंट, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, तो आप यहां मेंशन करोगे 6.9 बिलियन से टू 28 बिलियन, इतना यूएसडी आपका ट्रेड बढ़ चुका है। इट शोज इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड्स ट्रेड। ठीक है, इंडिया गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब आप यहां मेंशन करोगे तो वो शोकेस करेगा कि हाउ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट इंडिया हैज ट्राइड टू पुश इट्स ट्रेड इन दिस रीजन। प्लस इंडिया ट्रांजिट देता है, प्लस इंडिया ने कोशिश ये भी की थी कि यहां पर साफ्ता रियलाइज हो पाए, मतलब साफ्ता हैज टू बी, सॉरी, कोशिश ये है कि साफ्ता जो है वो ऑन ग्राउंड आ पाए, लेकिन वो हुआ नहीं, अप्लाई हो पाए पर वो हुआ नहीं। टेक्नोलॉजिकल अगर आप देखो तो इंडिया ने क्या किया, सार्क सैटेलाइट लॉन्च करी, यही दिल्ली में अगर आप देखो तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है। इंडिया ने इसके अलावा कोशिश लगातार ये की है कि इंडिया साउथ एशियन कंट्रीज के साथ टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप डेवलप करे। जिसमें आप यूपीआई का एग्जांपल दे दो, ठीक है, या बाकी और भी, जैसे इंडिया
टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। व्हेन यू लुक एट इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो इंडिया ने लगातार कोशिश की थी कि एनर्जी के ऊपर फोकस रहे, ठीक है। फिर आपने एनर्जी के तहत फोकस की बात की, सॉरी, जब आप एनर्जी पे बात करोगे तो क्या किया इंडिया ने, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने किया क्या है, इंडिया ने अक्रॉस साउथ एशिया वी हैव फोकस्ड ऑन पाइपलाइंस। क्या पाइपलाइंस की बात की है भाई, एक तो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ठीक है। इंडिया नेपाल में आपने पाइपलाइन लगा रखी है। देन यू आर बाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम भूटान एंड नेपाल। यू आर सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश पावर, इनको बेच रहे हैं हम। इसके अलावा हम पूरे एक साउथ एशियन रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप फोरम भी बना चुके हैं। साफेक की हम बात करते हैं, वो भी इंडिया ने स्टैब्लिश करने की कोशिश की। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप रोडवेज की बात करो तो इंडिया ने कोशिश की है लगातार, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे के ऊपर काम किया। इंडिया ने कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। इंडिया ने इसी रीजन में अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के लिए कोशिश की कि जो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया, बट इंडिया ने पूरी कोशिश की थी कि ये गैस पाइपलाइन बन सके। कहां से कहां तक की, तापी गैस पाइपलाइन के ऊपर काम किया इंडिया ने, ताकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन की मैं बात यहाँ कर रहा हूँ। तो वी हैव ट्राइड टू engage, do trade, more balanced relationship with our neighbors. On humanitarian levels, India gives visas, student visa की बात कर लो, मेडिकल वीजा जिसमें आप लिख सकते हो, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है इंडिया साउथ एशियन स्कॉलर्स को, सार्क स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है इंडिया अलग से। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एड। इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करता है, चाहे आप अफगानिस्तान की बात करो, चाहे आप नेपाल की बात करो। बीआरओ ने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन किया भूटान में, नेपाल में। सो यू कैन ऑलवेज डिस्कस और पॉइंट आउट दीज एग्जांपल्स कि कहां कहां पर इंडिया के साथ ऑलरेडी इंडिया कोशिश कर रहा है एंगेज करने की। बट देन ये करने का तरीका ये कि अगर आप पूरा नहीं भी कर सकते, एक मैप बना के दिखा दो भाई क्या क्या इंडिया कर रहा है, और प्रोजेक्ट्स के नाम लिख दो अपने आंसर्स में। देन आफ्टर द सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द टेंशंस। ये क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि हाईलाइट regional cooperation and navigating the tensions. So यहाँ आप लिखोगे that despite of all these, due to bilateral tensions, many of the projects have not been, they have not able to realize the potential. आप कहोगे भाई tensions की वजह से साफ्ता ढंग से ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाया, सार्क एज एन इंस्टीट्यूशन हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर। खैर बीबीआईएन का एग्जांपल तो खैर इंडिया हैज टू गो टू बीबीआईएन बिकॉज सार्क में वो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट कर नहीं पाया, तो उनको बीबीआईएन बनाना पड़ा मोटर व्हीकल एग्रीमेंट करने के लिए। बायलैटरल टेंशंस आप इंडिविजुअली भी डिस्कस कर सकते हो, पर उतना स्पेस आपके पास है नहीं, तो आप एक एक लाइन में डिस्कस करो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है, या इंडिया श्रीलंका के जो विवाद है, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया आप अफगानिस्तान, इनके साथ उतने विवाद नहीं है, या इंडिया श्रीलंका जो विवाद है वो आप लिखो कि भाई बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ड्यू टू कंसर्न्स ओवर illegal migration, relationship has been facing a lot of heat. There are concerns over river water agreement, specifically Teesta, okay? And then there's a project on Barak River on which Bangladesh had issues. Then they wanted more custom duty cuts on certain areas, more market access. With Pakistan तो हमारे इशू हमने पहले डिस्कस कर ही लिए। विद चाइना हमने, खैर यहाँ सार्क की बात है, चाइना में डिस्कस करना नहीं है। नेपाल के साथ आप बॉर्डर इशू करोगे। नेपाल और श्रीलंका और पाकिस्तान में जिस तरह से चाइना की प्रेजेंस बढ़ी है, चाइना का डेट ट्रैप बढ़ा है, वो डिस्कस करोगे। इसके अलावा बायलैटरल टेंशंस बिटवीन दीज कंट्रीज ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रस्ट, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो इंडिया का डिलीवरी डेफिसिट है। दो चीजें जरूर मेंशन करनी है आपको, एक इंडिया का इस रीजन में स्पेसिफिकली इंडिया को लेकर एक ट्रस्ट डेफिसिट है, और प्लस समस्या ये कि कंपेयर टू चाइना इंडिया का एक डिलीवरी डेफिसिट है, कि इंडिया चीजों को टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाता है। इंडिया ओवर प्रोमिसेस एंड अंडर डिलीवर्स, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इंडिया। इंडिया ओवर प्रोमिसेस एंड अंडर डिलीवर, ये एक मेजर कंसर्न इंडिया का है। तो इसको सॉर्ट आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अभी इंडिया और
इस रीजन की कंट्रीज के बीच में। इंडिया के साथ बायलैटरल कंसर्न्स और भी है, सिक्योरिटी को लेकर है, माइग्रेशन को लेकर है, ट्रेड को लेकर है, बॉर्डर इश्यूज को लेकर है, रिवरन रिलेशंस को लेकर है। या तो आप उसको उस हिस्से में डिवाइड कर लो, इसके साथ क्या क्या कंसर्न है। अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप कंट्री वाइज भी अप्रोच रख सकते हैं, पर पॉइंट ये है आपके पास टाइम बहुत कम है और क्वेश्चंस काफी लंबे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा जो की एरियाज है पहले उनको पकड़ो, प्रोजेक्ट्स के नाम ड्रॉप करो, एक मैप दिखा दो ताकि आप बेहतर अपनी चीजों को प्रेजेंट कर पाओ। ट्रेड फिगर्स की बात कर लो, जैसे ने बोला ना, यहाँ तामू कालेवा कलिम्बोर और जो म्यांमार में डेवलप कर रहे हैं ट्राइलेटरल हाईवे का पार्ट है, वो मेजरली वही चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हेल्थ केयर में आप लिखो सार्क ट्यूबरकुलोसिस एचआईवी एड्स सेंटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सार्क एचआईवी एंड टीबी सेंटर, तो मेजरली इनकी फंडिंग की भी बात करो तो इंडिया ही कर रहा है, ठीक है। तो ये सभी एस्पेक्ट अपने आंसर्स में आप लिख सकते हो। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वहां पर काम कर रहे हैं, इंडिया ने कोविड टाइम में कोविड मेडिसिन प्रोवाइड करी, तो वो एस्पेक्ट है जिसमें इंडिया को हमेशा इनको प्रायोरिटाइज करने की कोशिश की है। डायलॉग कोशिश की है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन पाए, एक सार्क फ्रेमवर्क डेवलप हो पाए, पर वो इन रियलिस्टिकली हो नहीं पाया। यहाँ जब आप नेपाल अगर कंट्री वाइज जाओगे तो वहाँ डिस्कस करोगे कि अर्थक्वेक आया था, उसके बाद इंडिया ने बहुत सारी एड प्रोवाइड की, अराउंड $8 billion ऑफ एड ओवरऑल इंडिया हैज गिवन टू नेपाल, $8 billion ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया हैज गिवन टू बांग्लादेश. India has been the first guarantor of Pakistan, of Sri Lanka, for them to get the loans. India has been giving budgetary support to Maldives. ये सब आपको मेंशन करना है और उसके हिसाब से अपने आंसर को बिल्ड करना है। कुछ एग्जांपल्स जो आप पुश कर सकते हैं, जिस तरह आप अप्रोच रखते हैं उस तरह का। जैसे अगर आप भूटान की बात करो, नेपाल की बात करो, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडिया उसके ऊपर काम कर रहा है। बांग्लादेश के पास दिक्कत है कि बांग्लादेश में पावर सप्लाई नहीं है, तो उसको कम करने के लिए इंडिया बांग्लादेश में रूपुर एटॉमिक प्लांट बिल्ड कर रहा है, ठीक है। और अगर आप भूटान या नेपाल की बात करो तो अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की बात कर लो, वेस्ट सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की बात कर लो, मागादिचू प्रोजेक्ट की बात कर लो। इन सभी प्रोजेक्ट्स को इंडिया ही डेवलप कर रहा है, तो ये सारे नाम आप मेंशन कर सकते हो। फिर पोर्ट डेवलपमेंट की बात कर लो तो आप डीप सी पोर्ट बांग्लादेश में, चाहे मोंगला हो, चाहे चट्टोग्राम हो, चाहे मतारबाड़ी हो, तीनों ही पोर्ट्स पर इंडिया काम कर रहा है। आप श्रीलंका में आ जाओ, ठीक है, तो मताला की बात कर लो, एयरपोर्ट वहां पे फोकस कर लो। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के ऊपर इंडिया काम कर रहा है, इंडिया ने वहां रोड कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये आंसर्स में आप तभी लिख पाओगे जब आपने पहले से अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। ऑलरेडी मैंने आईआर के ऊपर पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं, वहां पर स्पेसिफिकली मैंने कोशिश करी थी ये सारी चीजें आप साउथ एशिया में कवर कर लो। तो आई रिकमेंड यू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईआर, ज्यादा टाइम लगना नहीं है, 7-8 घंटे लगने। आप सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ एक पेपर पे लिख के तैयार कर लो, ताकि जब ऐसे आंसर्स आए तो आप एक भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिस ना करो, वो दिमाग में सेट रहेगा जब आप ये बिल्डअप कर रहे हो अपने क्वेश्चन का। जो ऐसा एक फ्रेम बना रहे हो, इस फ्रेम बनाते टाइम ही आपको दिमाग में आ जाएगा अच्छा यहाँ पे ये मेंशन करना है, तो अपने आप स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है। उससे आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बिल्ड करने में बहुत सहायता मिलती है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पर आपको काम करना जरूरी है। यही श्रीलंका की बात कर लो या आप भूटान और सबकी बात करो, तो एक एक वही एग्जांपल, एंड देन इन कंक्लूजन यू कैन ऑलवेज मेंशन दैट वी हैव कॉमन गोल्स एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कैन बिल्ड साउथ एशिया और सार्क एज अ पावर हाउस विच इज इंडियाज विजन एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। तो वो उन कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए इंडिया पुश करने की कोशिश भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एल्यूसिडेट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बिम्स्टेक फॉर इंडियाज स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट। अगेन व्हेन आई एम सेइंग बिम्स्टेक, इफ पॉसिबल ड्रॉ मैप। बिम्स्टेक शो कर दो भाई, ये बिम्स्टेक आ गया। तो बिम्स्टेक में कितनी कंट्रीज हैं, कौन कौन से देश हैं बिम्स्टेक में, वो मेंशन कर दो आप। ऐसे नॉर्मली एक रफ सा डायग्राम भी बना दो तो आप यहाँ पता लगता है कि बिम्स्टेक के रीजन की आप बात कर रहे हो। और अब यहाँ पूछा जा रहा है कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगा होगा, मुझे उतना अच्छी ड्राइंग नहीं करनी, बस एक रफ सा फिगर बना दो। एंड देन इल्यूसिडेट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बिम्स्टेक फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट। 3 चीजें बोली गई हैं यहाँ पर, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट। इसको हमें करना क्या है, इल्यूसिडेट करना है। तो यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग बिम्स्टेक इंडिया की इन तीनों चीजों को सहायता करता है। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं ना और बिम्स्टेक की कंट्रीज को आप देखो, तो पहली चीज आपको क्या दिमाग में आएगी, ब्लू इकोनॉमी, क्योंकि बे ऑफ बंगाल की ही बात हो रही है। तो यहां सीधा सीधा है भाई ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। कनेक्टिविटी टू आसियान या साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। ट्रांजिट,
ट्रांजिट, कनेक्टिविटी, एनर्जी के सोर्स हैं कई सारे म्यांमार में जो इंडिया इंपोर्ट कर सकता है. यू कैन से इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग. अगर मैं इसी रीजन में देखूं स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट में, तो हमें दिखता है सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट क्या है. इट विल सिक्योर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, सिक्योरिंग नॉर्थ ईस्ट. प्लस in this region India will be able to counter the dominance of China, countering Chinese influence. एक सब रीजनल हब ऑफ ग्रोथ डेवलप हो जाएगी, which will provide India a major leadership role in this region, जिससे इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी भी बेहतर होगी और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी. सेकेंडली यू लुक एट इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक में तो भाई एनर्जी, ट्रेड, ये सब एस्पेक्ट आप डिस्कस कर सकते हो. डिप्लोमेटिक में क्या होगा फिर नतीजा, डिप्लोमेटिक में पीपल टू पीपल रिलेशंस डेवलप होंगे, प्लस इट विल गिव इंडिया अ बेटर ग्लोबल स्टैंडिंग देन व्हाट इट हैज राइट नाउ. ठीक है. फिर इट विल गिव इंडिया मोर रीच टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया या आसियान, जो इंडिया कोशिश कर रहा है. सबसे पहली बात कि बिम्स्टेक में देश कौन कौन से हैं. साउथ ईस्ट एशिया के कितनी कंट्रीज इसके अंदर है. 5 साउथ एशिया से है, 2 साउथ ईस्ट एशिया से है, या 3 साउथ ईस्ट एशिया से है. साउथ ईस्ट एशिया से कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसके अंदर, तो वो है साउथ ईस्ट एशिया से म्यांमार है और थाईलैंड है. और इंडिया ऑलरेडी इनके साथ एक ट्राइलेटरल हाईवे बिल्ड कर रहा है, IMT ऑलमोस्ट बन भी चुका है वो. तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे. इसके अलावा इंडिया म्यांमार के आसपास कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है. ठीक है. इसके अलावा इंडिया ने और क्या क्या किया इस रीजन में, तो आप देखो अक्रॉस द बिम्स्टेक यहाँ पर बांग्लादेश का रीजन पड़ता है. तो बांग्लादेश में मातारबाड़ी एंड मोंगला पोर्ट, मातारबाड़ी प्लस मोंगला. इंडिया ने और क्या काम किया है, तो म्यांमार में इंडिया सितवे पोर्ट के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है. ठीक. तो ये जो चीजें हैं ये दिखाती है कि कैसे इंडिया बिम्स्टेक को और सीरियसली कंसिडर कर रहा है. और इंडिया के स्ट्रेटेजिक में क्या डायमेंशन आएगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंक्रीज्ड यू कैन से कैपेसिटी टू काउंटर चाइना, वो सब एस्पेक्ट में डिस्कस कर सकते हो. ट्रेड वाला आइडिया आ गया आपके पास, नॉर्थ ईस्ट का ट्रांजिट मिल गया, तो वो प्रोजेक्ट्स आपके पास आ गए. जो डायरेक्शन आंसर आपका आंसर का किस किस रीजन में कैसे होगा वो आ गया. एक मैप के साथ आप शोकेस कर लोगे कहाँ कहाँ पर क्या है, एंड दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब 10 मार्कर में आपके पास ज़्यादा स्पेस है ही नहीं. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस. यू हैव टू जस्ट बिल्ड अ गुड इंट्रोडक्शन, मेक अ मैप एंड शोकेस द एस्पेक्ट. वही आपको जब वो दिखाना है तो आपने वहीं पर आपके कौन कौन से मेंबर है वो डिस्कस कर लिए, और आपने ब्रॉडली यहाँ पर जो एस्पेक्ट है वो डिस्कस कर लिए. यहाँ पर एक चीज जो आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि ये 4.5 ट्रिलियन डॉलर का जो ग्लोबल ट्रेड है उसका 4.4%, ग्लोबल ट्रेड का जितना ट्रेड होता है उसका 4.4% यहां होता है. और ऑलमोस्ट कंबाइंड ये लोग 4.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की जीडीपी है बिम्स्टेक की. ये जो 7 कंट्रीज हैं इनका कंबाइंड जीडीपी इज 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स. अब रियलिटी ये है कि भाई आधी तो इंडिया ही है, आधी का ज़्यादा इंडिया ही है इसमें, बट स्टिल इट्स अ 4.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी. दुनिया का ग्लोबल 4.4% ट्रेड यहाँ से होता है, और एक बहुत बड़ी 22% के आसपास वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है. ये फिगर आप वहाँ लिख सकते हो इफ़ यू आर शोकेसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक. इसके अलावा जैसे हमें पता है वहाँ पर गोल्डन ट्राइंगल है, वहाँ से इलिसिट ट्रेड बहुत होता है, ट्रैफिकिंग का कंसर्न है, चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो चीज़ें इंडिया के सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने में रोल प्ले करती हैं. इलिसिट ट्रेड वगैरह को कम करने की जो क्षमता है वो बिम्स्टेक को बहुत रेलेवेंट बनाता है स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स को लेकर. आप इन पॉइंट्स को जरूर मेंशन करिए. मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की हमने बात ऑलरेडी कर ली है. तो यहाँ पर आपको जो फिगर है कितनी पॉपुलेशन है, कितना परसेंट ग्लोबल जीडीपी का शेयर है, ये रेलेवेंट हो जाता है. प्लस एनर्जी कॉर्पोरेशन में यहाँ पर कितना ज़्यादा एनर्जी रिजर्व्स है वो मेंशन करना, जो इंपॉर्टेंट कल्चरल टाइज है उसका मेंशन करना. तो वो अगर आप मेंशन करोगे इस क्वेश्चन का बेहतर फ्रेमवर्क आप डेवलप कर पाओगे. बट रिमेंबर, मेक अ गुड मैप, गुड इंट्रो, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड बेटर कंक्लूजन इज द की टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट पे देखते हैं, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स इट्स डायस्पोरा, हाउ हैव द रीसेंट इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट इंपैक्टेड डायस्पोरा रिलेशंस. नाउ यहाँ दो चीजें हैं, एक इंडिया की इवोल्यूशन पूछी है फॉरेन पॉलिसी की टुवर्ड्स डायस्पोरा, सेकंड
इनिशिएटिव अब इंडिया क्या कर रहा है टू इंश्योर कि उनकी एंगेजमेंट ज्यादा हो। तो यहाँ तो आपको पहले डिस्कस करना है कैसे इवॉल्व हुई, देन यू विल डिस्कस अभी क्या इनिशिएटिव है। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अगर डायस्पोरा की बात करें तो पहली चीज आती है इंडियन डायस्पोरा, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सेवेंटीज एटीज, पोस्ट 2000। अगर आप मेजरली इसी में डिवाइड कर दो तो यहीं आपको दिख जाती है कि इवोल्यूशन इंडिया का कैसे हुआ है। प्री इंडिपेंडेंस दे प्लेड अ मेजर रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस, गेव सपोर्ट एंड दे वर सीन एज द पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ इंडिया और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। आप बहुत सारे नाम ले सकते हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस की बात करो, महात्मा गांधी की बात करो, दे वर ऑल पार्ट ऑफ डायस्पोरा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। हालांकि बोस वाज नॉट लिविंग देयर, बट एटलीस्ट कनेक्शंस थे। महाराज बिहारी बोस की आप बात कर लो, सुभाष चंद्र बोस की ना सही तो आपके पास बहुत सारे नाम आ जाएंगे जिसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो प्री इंडिपेंडेंस में। पोस्ट इंडिपेंडेंस में इनिशियली इंडिया फोकस्ड ऑन नेशन बिल्डिंग। जो गवर्नमेंट का कहना था कि जो लोग बाहर चले गए हैं वो असल में देश से दूर चले गए हैं, तो दे इन दिस पीरियड ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस, पहले के पीरियड में क्या हुआ, इंडिया डिसाइडेड टू फोकस ऑन नेशन बिल्डिंग। जब भारत ने नेशन बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया, नेशन बिल्डिंग भारत का फोकस था उस समय में, और दे ट्राइड टू इग्नोर्ड जो डायस्पोरा है उसको उस टाइम तक इग्नोर किया गया, ज्यादा एंगेज नहीं किया गया। ड्यूरिंग 70s और 80s क्या हुआ, रियलाइजेशन एंड एक्टिव एंगेजमेंट, ये वो फेज था जहां हमने एंगेजमेंट स्टार्ट कर दी डायस्पोरा के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे फिजी में हमने ऑपरेशन किया, फिजी में सपोर्ट किया, जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के लोग काफी दिक्कतों में फंसे हुए थे। पहले के पीरियड में ये हुआ था, अफ्रीका में कई जगहों से इंडियन कम्युनिटीज अपना देश छोड़ के चले गई, इंडिया ने कोई स्टेप्स नहीं उठाए ज्यादा बचाने के, क्योंकि एक तो पहली बात इंडिया के पास रिसोर्सेज भी कम थे। इंडिया को लग रहा था भाई हमें अपनी खुद की चीजें नहीं संभल रही, तो डायस्पोरा का आप उस तरह से ये भी नहीं सोचते थे कि बहुत बड़ा रोल ये प्ले करेंगे। बट देन आफ्टर दैट एक्टिव एंगेजमेंट स्टार्ट होती है 1780s में। आपके पास जब टेक्नोलॉजी की शुरुआत भारत में हो जाती है, वहां पर भी आप देखते हो एंगेजमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। पोस्ट 2000 तो आपने डायरेक्टली उनको एंगेज करना शुरू कर दिया, उनको आप राजदूत की तरह देखने लग गए हो, एज एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। उसमें आपने फिर यहाँ पे क्या क्या किया, प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू किया, आपने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड देना शुरू किया, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड भी देना स्टार्ट किया, बाद में दोनों को कंबाइंड कर दिया। और इसी पीरियड में आप यहाँ ये जरूर डिस्कस करोगे कैसे अभी they have been seen as ambassadors of India. So Prime Minister particularly focuses on engaging diaspora because they have gained a lot of importance and a lot of relevance, और उनका रोल जो रहा है उसमें remittances से लेके lobbying and pushing India soft power, being the part of India soft power, the relationship of India with its diaspora has evolved in a multifaceted way. अब हम उनको सेलिब्रेट करते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। फ्रॉम इग्नोरेंस टू सेलिब्रेशन हैज बीन द स्टोरी ऑफ इंडियाज इंटरेक्शन विद द डायस्पोरा। तो वो आप स्टार्ट वहां से कर सकते हो, गिविंग आउट स्पेसिफिक एग्जांपल्स, जोन्स, एंड देन यू कैन फोकस ऑन लेटर कि क्या इनिशिएटिव्स हैं इसमें इंडिया के डायस्पोरा को लेकर। तो पॉलिसी पहले कॉशियस रही, डिटैच रही, लिमिटेड एंगेजमेंट, बिकॉज दे यूज्ड टू फील कि भाई दे माइट बी एजेंट्स। हालांकि हम ये लिखेंगे नहीं आंसर में, इतना स्पेस है भी नहीं, बट वहां से आप आज एक्टिव एंगेजमेंट करते हो, यू यूज देम, यू सी देम एज योर एम्बेसडर्स। ट्रांजिशन पीरियड आया और फाइनली अगर आप देखो हाई लेवल कमेटी बनी डायस्पोरा की 2000 में, आपने 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस शुरू किया, प्रवासी भारतीय अवार्ड देने स्टार्ट किए, फिर ओवर सिटीजन इंडिया का कार्ड देना स्टार्ट किया। तो इस तरह से आप देख लो शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ है। अब रिसेंट इनिशिएटिव जब हुए हैं उसने क्या इंपैक्ट किया है डायस्पोरा का, यहाँ दो चीजें हैं, रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं क्या। तो देखो रिसेंट इनिशिएटिव्स में क्या क्या किया गया, तो मैं दो जो प्राइमरी एस्पेक्ट आपको डिस्कस करने ही करने चाहिए, वो है ओसीआई कार्ड पहला, नो इंडिया प्रोग्राम की बात मैं कर लूँ, ठीक है। और ओसीआई कार्ड की खास बात यह है
इंडिया विजिट करने के लिए आपको वीज़ा नहीं लगेगा अगर आपके पास ओवरसीज सिटीजन कार्ड है तो इसका इम्पैक्ट ये भी हुआ कि दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेसिफिकली बॉन्ड्स निकाले, एनआरआई बॉन्ड्स, जिसमें केवल वो निवेश कर सकते हैं और भारत की इकोनॉमी जिस तरह से बूम कर रही है उस निवेश से उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, तो उन एरियाज में उन्होंने निवेश करना स्टार्ट किया। ओसीआई कार्ड के बाद प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं, तो भारत में निवेश आया, रिमिटेंसेज आए, और इसके अलावा सबसे बड़ा ये कि इंडियन जो कल्चर है वो बाहर तक स्प्रेड हुआ, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये नो इंडिया प्रोग्राम क्या है, इसके अंदर क्या आप देखो, प्रवासी भारतीय अवार्ड आपने देना स्टार्ट किया, प्रवासी भारतीय दिवस मनाना स्टार्ट किया। मैं लिख देता हूं प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय अवार्ड देने स्टार्ट किया, दिवस मनाना स्टार्ट किया, ओसीआई कार्ड देना शुरू किया, नो इंडिया प्रोग्राम रन करना स्टार्ट किया। आपने आपके जो इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर्स हैं, सेलिब्रेशन के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। तो इस तरह से अगर आप देखो तो लगातार इंडिया ने एक्टिव एंगेजमेंट किया। एक पॉइंट ऑफ टाइम से इग्नोर करने के बाद आज ये स्थिति आ चुकी है कि आप उनको हर स्टेप पर अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो उस एंगेजमेंट का नतीजा यही है कि आपकी आज ग्लोबल इमेज भी बदली है एंड दे आर सीन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज ओवरऑल कम्युनिटी। तो इसी वजह से जो शिफ्टिंग आप देखोगे, वहां आप देखो इनिशिएटिव्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल रहा, नो इंडिया प्रोग्राम की बात कर लें, स्कॉलरशिप, एजुकेशन अप्रोच की बात कर दी आपने, कार्ड को मिक्स कर लिया। और इसका फायदा इंडिया को लगातार हुआ है कि इंडिया की जो कम्युनिटी है उसने इंडिया में बहुत ज़्यादा निवेश किया। कोविड के टाइम में मदद पोर्टल इंडिया ने स्टार्ट किया था। ये चीज़ें हैं जो क्लियरली दिखाती हैं कि भाई किस तरह इंडिया लगातार इंगेज कर रहा है अपनी डायस्पोरा को, और उनको मान के चल रहा है कि दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया कल्चर एंड दे आर नॉट सीन एज समवन हु हैव लेफ्ट इंडिया एंड दे आर सीन एज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल। तो डायस्पोरा की इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की बात कर लो, पोर्टल्स की बात कर लो, प्रवासी भारतीय सहायक केंद्र स्टार्ट कर लिया, तो वो दिखाता है आपको कि लगातार भारत कोशिश कर रहा है कि एंगेजमेंट बढ़े। अ ग्लोबल इंडियन एम्बेसडर की तरह उन्हें देखा जाता है, और स्पेसिफिकली सीईओ से लेके साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, रेसलर्स, हर चीज में, हर जगह दे आर देयर, दे एक्टर्स, दे आर एवरीवेयर एंड दे आर टेकिंग द नेम ऑफ इंडिया हेड। मूवीज, कल्चर, क्विजीन, ठीक है, हर एरिया में इंडिया के लिए अच्छा काम उन्होंने किया है। वो उसी फ्रेम में आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। हमने कल भी इस पे क्वेश्चन डिस्कस किया था। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट एमजीसी, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन हैज सिग्निफिकेंट geopolitical implication in the context of regional power dynamics in Southeast Asia. Critically examine how MGC can enhance India's strategic presence in this region. It's a 15 marker. Best thing is draw a map. अब यही है कि भाई ये ड्रॉ जब करोगे मैप तो इसमें आपको शोकेस करना पड़ेगा भाई कहां पर वियतनाम है, कहां। तो जस्ट ट्राई टू बिल्ड अ वेरी रफ मैप। अगेन आई एम सेइंग बहुत टाइम देना, 2 सेकंड दे देना, 5 सेकंड दे देना, बहुत हो गया। इन दैट यू फोकस विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ एमजीसी, ठीक है, विच आर इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। अब मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में है क्या? मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड प्लस इंडिया, इतनी कंट्रीज हैं, CLMVT प्लस इंडिया, यानी 6 कंट्रीज हैं इसकी मेंबर, which is MGC. And MGC is based on 2 rivers, मेकोंग प्लस गंगा। कोशिश ये की गई थी कि इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, टेक्निकल असिस्टेंस, इन चीजों पे पुश करते हुए भारत यहां पर अपनी इन देशों के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाएगा। खास बात ये कि CLMVT कंट्रीज किसकी पार्ट है? आसियान की पार्ट है, प्लस ये कंपैरेटिवली पुअर कंट्रीज हैं और इन रीजन्स के ऊपर लगातार चाइना का दबदबा बढ़ा हुआ है। तो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी इन द रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, फर्दर एंगेज विद साउथ ईस्ट एशिया, स्पेसिफिकली सार्क, एंड टू काउंटर चाइना, बी ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडो पैसिफिक ओशन, उन सभी की पूर्ति के लिए एक बड़ा स्टेप ये एमजीसी हो सकता है। और इसीलिए भारत ने अपनी रीजनल पावर को ग्रो करने के लिए यहां पर पुश किया है, ठीक है। तो यहां हमें फोकस यही करना है कि कैसे जो यहाँ की जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैं इसकी वजह से भारत को फायदा हो सकता है। देन आप मेंशन करोगे कैसे इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ सकती है और क्या
इंडिया की लिमिटेशंस हैं एमजीसी में जो इंडिया को पीछे रखी हुई है। तो देखो एमजीसी की जब मैं बात करूं, मैं कहूंगा कोऑपरेशन की, इसका स्ट्रेटेजिक बेनिफिट अगर हम डिस्कस करें तो सबसे बड़ी बात है, पहला एस्पेक्ट आएगा स्ट्रेटेजिक, देन यू विल डिस्कस इकोनॉमिक, ठीक है, देन यू विल डिस्कस कनेक्टिविटी, एंड यू कैन ऑल्सो डिस्कस ऑन कल्चर। स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट में सबसे बड़ा जो रोल यहां पे प्ले होता है वो होता है किस चीज का, टू बैलेंस चाइना, क्रिएट a sub-regional force, create sub-regional partnership, इंडिया की इंक्रीज स्ट्रेटेजिक डेप्थ, along with that you can primarily focus that in MGC India can increase its defense and strategic partnership, increased strategic and defense partnership with countries facing similar threats. फॉर एग्जाम्पल वियतनाम, हम उनको ब्रह्मोस भी बेचना चाहते हैं, हम ऑलरेडी अपना डिफेंस एक्सपोर्ट वहां बढ़ा चुके हैं, धीरे धीरे करके हम और एंगेज करना चाहेंगे उनके साथ। प्लस म्यांमार, क्या है म्यांमार में, म्यांमार में ऑलरेडी एक कॉरिडोर है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां कंप्लीटली वहां की जो एनर्जी है, जो वहां का ऑयल मिल रहा है या गैस मिल रहा है, वो सारा का सारा चाइना चला जा रहा है, एंड दे आर सीकिंग एन अल्टरनेटिव टू चाइना, इंडिया कैन बी दैट अल्टरनेटिव। तो स्ट्रेटेजिकली इंडिया कैन प्ले अ ग्रेट रोल इन दैट रीजन। देन गोइंग बियॉन्ड दैट, इफ यू लुक फर्दर, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में यहां पर ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस यहां पे लगातार है। कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस करने के लिए ऑलरेडी इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो हाईवे है, एशियन हाईवे, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं टिल हनोई वियतनाम में। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड मोर सिनर्जीज बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। अगर इसी में बात करूं कल्चर में, तो इंडिया स्पेसिफिकली कंबोडिया में अंकोर वाट रिस्टोरेशन में बड़ा रोल प्ले कर रहा है, इंडिया ही कर रहा है मेजरली रिस्टोर। इवन ये तो कहां पर है, कंबोडिया में। लाओस में पगोडाज, उनका रिपेयर और रिस्टोरेशन, वहां भी इंडिया रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप देखो, अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां पर टेक्नोलॉजिकल जो हाई इंपैक्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स इंडिया रन कर रहा है इन लाओस प्लस कंबोडिया, तो इससे इंडिया की कल्चरल कैपेसिटी बढ़ रही है इस रीजन में, इंडिया की ज्यादा रीच बढ़ रही है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से इंडिया इज ट्राइंग टू connect to MGC. Majorly, it will also provide them an alternative to put pressure over China on water sharing agreements, क्योंकि चाइना ने मेकोंग के ऊपर कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट अभी तक नहीं की हुई है। So we are trying to build commonalities, trying to push also India's approach towards free and open Indo-Pacific. आप यहाँ कह सकते हो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, but similarly there are concerns. Now if I talk about concerns, so there are as many concerns as there are opportunities. The concerns are, सबसे बड़ा concern ये इंडिया का डिलीवरी डेफिसिट, इंडिया की लिमिटेड कैपेबिलिटी। देन देयर इज इंटरनल यू कैन से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन किस सेंस में, इंटरनली ओवरऑल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द सेंस दैट
different countries have different strategic interests. For example, Cambodia, Laos, Myanmar are overly dependent on China. कंबोडिया लाओस आर लाइक उनकी पूरी जीडीपी गिरवी रखी हुई है चाइना के पास. देयर इकोनॉमीज आर डिपेंडेंट ऑन चाइना. China has heavily invested in those countries. BRI has taken over these countries. So you cannot expect them to go against China after a point. Plus, economically, we compete with each other. Vietnam and India are economic competitors. Plus, countries which are competing for investments globally. Apart from that, there has no steps been taken, no substantial steps has been taken in this region by MGC as a group. कोई initiative launch नहीं हुआ. Plus, Thailand again has deeper relations with China compared to India. After that, as a member of ASEAN, these countries, specifically Southeast Asian countries, have tried to shy away from provoking China. Plus, within the MGC जो countries हैं इनका खुद का maritime conflict है on South China Sea. ठीक है. Then to make MGC work, you need stronger infrastructure projects which India has not been able to push for because of India's delivery deficit. तो ये जितने डायमेंशन है इसकी वजह से यहाँ पर ग्रोथ उतनी हो नहीं पा रही है. तो जब इस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उस प्रिज्म से, तो आपको पहले दिखेगा भाई, मैं इंट्रोडक्शन में मेंशन कर लूंगा भाई एमजीसी की क्या रेलेवेंस है, कौन कौन सी कंट्री है, एक मैप शो कर दूंगा. उसके बाद में यहाँ इंपॉर्टेंट जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, वो क्या क्या है वहां पर बात कर लेंगे. फिर जो रेलेवेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमिक एंगेजमेंट का, रीजनल कनेक्टिविटी का, ट्रेड बढ़ाने का, उसको हम डिस्कस कर लेंगे. सॉफ्ट पावर एनहेंसमेंट की बात कर लेंगे, इंडिया की रीच बढ़ेगी उसकी बात कर लेंगे, क्या क्या प्रोजेक्ट है वो डिस्कस कर लेंगे, कल्चरल डिप्लोमेसी की बात कर लेंगे, एंड इवेंचुअली जो लिमिटेशन है वो डिस्कस कर लेंगे. एंड देन राइट अ कंक्लूजन दैट फॉर इंडियाज ड्रीम ऑफ बीइंग अ विश्व गुरु और विश्व मित्र, इट इज वेरी एसेंशियल दैट इंडिया further collaborates with the sub-regional groups, which can be realized only by having deeper relationship with the countries in Southeast Asia. And the first important step is through initiatives like MGC. पर एक और चीज बता दूं, जैसे MGC है वैसे एक LMC भी है, लेकोंग मेकोंग कोऑपरेशन, वो चाइना का है इन्हीं कंट्रीज के साथ. यहीं पर ना जब सिक्योरिटी डायमेंशन आप डिस्कस करोगे तो उसमें आप जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भी डिस्कस कर सकते हो, जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है उसकी डिस्कशन कर सकते हो विद डिफरेंट कंट्रीज वी आर ट्राइंग टू नेगोशिएट. बट ब्रॉडली जो फ्रेम है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया. दिक्कत क्या क्या है, ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, लैक ऑफ लीडरशिप है, डिलीवरी डेफिसिट है. ठीक है, वी आर कंपीटिंग इकोनॉमिकली, वी आर कंपीटिंग स्ट्रक्चरली ऑन मेनी एरियाज. तो तभी हो पाएगा जब एक लीडरशिप रोल कोई प्ले करे, जिसको अभी तक प्ले करने से इंडिया भी यहाँ पर कतरा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. डिस्पाइट शेयरिंग अ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बॉन्ड, इंडिया एज बांग्लादेश कंटिन्यू टू फेस चैलेंजेस इन बायलैटरल रिलेशनशिप. क्रिटिकली एग्जामिन फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू बोथ कोऑपरेशन एंड कंटेंशन इन देयर टाइज. यहां पहली बात तो सीधा बोलती जा रही है कि शेयरिंग अ स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बॉन्ड. तो वहां आप इनिशियली ही आप जैसे ही शुरू कर रहे हो इंट्रोडक्शन, यू शुड मेंशन दैट फ्रॉम द बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर to the present Sonali Adhyay of India-Bangladesh relationship, we have seen a large scale or multi-sectoral partnership with Bangladesh. Despite of that, the recent India Out campaign or Boycott India campaign showcases the difficulties in the relationship of India and Bangladesh. इंट्रो सेट करने के बाद आप सीधा पॉइंट पे आओ कि भाई क्या कोऑपरेशन के फैक्टर्स हैं, क्या कंटेंशन के फैक्टर्स हैं. एक मैप यहां शोकेस आप करोगे, वहां पर आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे किससे, तो कोऑपरेशन से. कोऑपरेशन के लिए आप एनर्जी, इकोनॉमी, ट्रेड, सॉरी ट्रेड तो इकोनॉमी में आ गया ना, पहले आप सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, कनेक्टिविटी एस्पेक्ट्स, एनर्जी एस्पेक्ट्स और कल्चरल एस्पेक्ट पे फोकस करोगे, तो आपके पास कोऑपरेशन के 6 पॉइंट्स बन गए. आफ्टर दैट यू टॉक अबाउट व्हाट आर द कंटेंशन इश्यूज. मैं इसको लिख ही दूं क्या, थोड़ा सा लिख देता हूं जैसे हमने डिस्कस किया हुआ है. तो पहला एस्पेक्ट आएगा स्ट्रेटेजिक, कोऑपरेशन की बात करते हैं. सेकंड इकोनॉमिक, देन यू कैन गो ऑन कनेक्टिविटी, कल्चर
आप चाहो तो एनर्जी का पॉइंट भी ऐड कर सकते हो उसमें। तो अगर मैं स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट में बात करूं तो कैसे ये पार्टनरशिप बहुत रेलेवेंट है, तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हो। पहली चीज तो आ गई इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें आप इंटरनल सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, पुश टुवर्ड्स ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, और काउंटर टेररिज्म, काउंटर रेडिकलाइजेशन जैसे चीज़ों पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्कोप बनता है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, जहां पर कॉर्पोरेशन पे ऑलरेडी काम चल भी रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इंटरनल सिक्योरिटी सेटल करने के लिए हमने एनक्लेव्स का किया 2015 में, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इनके साथ कर लिया। मैरीटाइम सिक्योरिटी पे इंडिया को जो आर्बिट्रेशन कमेटी ने बोला, इंडिया ने अपना EEZ का क्लेम रिवाइज कर लिया था उसके बाद, EEZ रिवीजन। काउंटर टेररिज्म पे भी इंडियन के साथ इंटेलिजेंस गैदरिंग शेयरिंग के ऊपर काम कर रहा है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आप देख लो, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ बांग्लादेश, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स। इंडिया इनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन का की इन्वेस्टर है, ठीक है। इंडिया इज की इन्वेस्टमेंट पार्टनर। कनेक्टिविटी में आप ना इसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे एनर्जी की बात करें तो, क्योंकि बांग्लादेश इज अ वेरी एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री, तो यहाँ पर आप इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन की बात कर लो। इंडिया ऑलरेडी इनको इलेक्ट्रिसिटी सेल करता है पावर पर। इसी में आप रूपुर एटॉमिक प्लांट की बात कर सकते हो, ठीक है। इंडिया इनके थर्मल पावर प्लांट्स में पार्टनरशिप कर रहा है। इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड ट्रांसमिशन लाइंस। क्योंकि नेपाल भूटान के पास एक्सेसिव एनर्जी है, सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहां से वो बांग्लादेश जा सकती हैं चीजें। कनेक्टिविटी में आप बात करो, ट्रांजिट, भाई किसका ट्रांजिट, इंडिया को ट्रांजिट चाहिए नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ट्रांजिट यहीं से मिलता है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर ट्रांजिट के लिए इंडिया के साथ इनकी एग्रीमेंट हुई पड़ी है। वी हैव फोकस्ड ऑन रेलवे कंस्ट्रक्शन, रेलवेज, रिवरवेज। रेलवेज में आप बात कर लो मैत्री, बंधन, ठीक है, जो रेलवे लाइंस इंडिया बांग्लादेश के बीच में चल रही हैं। तो कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको दिख जाए कनेक्टिविटी में, एनर्जी में, इकोनॉमी में, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट में। कल्चर में आप बात कर लो, रविन्द्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम, वी कॉमनली शेयर एंड सेलिब्रेट देम। इंडिया ने बंगबंधु जो है उनके नाम पे सड़क भी यहाँ पर है दिल्ली में, लेकिन अब कहानी है कि थोड़ी चीजें बदल गई हैं आफ्टर द एक्सोडस ऑफ शेख हसीना। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस आर टोटली डिफरेंट देन व्हाट इट वाज 2 months ago। तो आपको प्रेजेंट चेंज में ध्यान रखना है कि इंडिया हैज टू डाइवर्सिफाई इट्स रिलेशनशिप एंड इंश्योर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, तभी जाकर भारत की फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल हो पाएगी। अब इन एरियाज पे डिस्कस करने के बाद देन यू हैव टू डिस्कस व्हाट आर द कंटेंशियस इशू। कंटेंशियस इशू में पहला क्या आएगा भाई, इलीगल माइग्रेशन, पहला कंसर्न। दूसरा कंसर्न क्या आएगा, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। यहां पर मेजर कंसर्न एक ये है कि रिवरन रिलेशन एक बड़ा कंसर्न है। रिवरन रिलेशन किस तरह का कंसर्न है, रिवरन इश्यूज की मैं बात करूं तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में स्पेसिफिकली 2 नदियों को लेकर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तीस्ता, एक तीस्ता जिस पर दे वांट टू एंश्योर अ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, जो हो नहीं पा रहा। इसके अलावा एक और रिवर है जिसको हालांकि फेनी पर हमारा एग्रीमेंट हो गया, बट देर आर कंसिस्टेंट इश्यूज लाइक गंगा वाटर एग्रीमेंट भी एक्सपायर होने वाली है, तो गंगा पर भी रीनेगोशिएशन की बात आएगी।
गंगा, ब्रह्मपुत्र, जहां वो चाहते हैं कि इंडिया कमिट करे कि हम इतना प्रतिशत पानी हर साल उनको देंगे। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट की बात, गंगा वाटर एग्रीमेंट ऑलरेडी हुआ पड़ा है, लेकिन वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, लेकिन अभी 2026 में वो रिन्यू होने वाला है, तो उसको लेकर भी कंसर्न है। तो ये ना भूटान के लिए, सॉरी, बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, और इट हैज बीन द लॉन्ग रनिंग कंटेंशियस इशू, खासतौर पे तीस्ता की बात करूं मैं अगर, तो ठीक है। फिर टीपामुख प्रोजेक्ट के ऊपर एक विवाद है इनका, टीपामुख पे नहीं चाहते इंडिया का प्रोजेक्ट आगे जाए, जो कि बराक रिवर के ऊपर है, वहां एक कंसर्न है, कंसर्न ओवर बराक, ठीक है। प्लस एक इलिसिट ड्रग स्मगलिंग का पॉइंट आता है, वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है। बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, दैट इज अ कंसर्न फॉर इंडिया। कई लोगों ने आईसिस ज्वाइन किया था, ढाका में अटैक्स हुए थे, वो एक मेजर कंसर्न है। प्लस चाइनीज प्रेजेंस, दे हैव ज्वाइंड बीआरआई, और बीआरआई ज्वाइन करने के बाद जो इनका फेमस पद्मा ब्रिज है, इट इज बीइंग सेड दैट चाइना इज अ प्रिंसिपल लेंडर इन दैट ब्रिज, पद्मा ब्रिज। ये भी चाइना के डेट ट्रैप में फंसते दिख रहे हैं, ठीक है। और वहां पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एक बड़ा कंसर्न है, जहां पर वो लगातार, और एंटी इंडिया वहां पर एलिमेंट्स काफी ज्यादा है। रेडिकलाइजेशन की बात जब हम करते हैं, जमाते इस्लामी का एग्जांपल आप दे सकते हो, विच इज वन ऑर्गेनाइजेशन विच वाज बैंड अर्लियर इन बांग्लादेश, बट नाउ उनके ऊपर से बैन हट चुका है। अब वो इंडिया के लिए अगेन एक थ्रेट बन सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी रेडिकलाइजेशन फैल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं विच हैज टू बी पॉइंटेड आउट। अगर हम नहीं करेंगे तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। तो ये वो रीजन्स हैं जो, अगर इसको देख लो आप, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मैं किन किन कॉन्टेक्स्ट में चीजों को लेकर बात कर रहा हूं। एनर्जी से लेके हर एरिया में इंडिया ऑलरेडी इनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा है। देन इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन दैट क्रिटिकली एग्जामिन करो, तो वहां आपने कोऑपरेशन और कंटेंशियस जो लिख के इवेंचुअली शोकेस करना है कि हमारी शेयर्ड हिस्ट्री रही है, लिबरेशन वॉर, वो सब आपको इंट्रो में ही ऐड करना है। और 16 अध्याय के बावजूद अभी जो भारत और इनकी विवादित समस्या है उसको लेकर रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर इंडिया इनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। तो आपको जो की एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। कई सारे जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स थे, इंसर्जेंट्स, उनको भी इंडियन आर्मी ने इनके साथ ज्वाइंट ऑपरेशन इनकी आर्मी के साथ भी किए थे। तो इट्स, और बॉर्डर को बहुत अच्छे से मैनेज किया था अंटिल द टाइम ऑफ शेख हसीना। अब हालांकि थोड़ी पिक्चर बदलती दिख रही है। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द इंप्लीकेशंस ऑफ द रिसेंट इंडिया ईरान पोर्ट डील, of India's relationship with Central Asian countries in context of India's foreign policy in Central Asia. What do we need? One map to show where is this port. चाबहार पे एग्रीमेंट हुआ जो इंडिया अब उसको मैनेज कर रहा है, और ये एग्रीमेंट क्या करेगा, इंडिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेगा सेंट्रल एशिया की प्लस अफगानिस्तान की। तो हमें यहां कुछ नहीं करना, हमें एग्जामिन करना है क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव्स एंड ओवरऑल असेसमेंट। तो देखो, पहली बात कि चाबहार पोर्ट एक्टिव होने के बाद व्हाट इज वन एरिया वेयर यू कैन क्लियरली मेंशन, चाबहार अकेले मत लेना, चाबहार की बात जब भी आप करो तो आप इसको 4-5 डायमेंशन इसके पिक कर सकते हो। फॉर इट फर्स्ट यू गो विद सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के साथ एंगेजमेंट के लिए आपने जो INSTC है उसको डेवलप करने की कोशिश की है। INSTC वो डेवलप हो पाएगा, ठीक। फिर इसके अलावा आप ये भी चाहते हो कि INSTC डेवलप हो, और आपने वहां पर एक अशगाबाद एग्रीमेंट किया है, वो एक्टिव रहे। अशगाबाद एग्रीमेंट, जिसके तहत आप वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करना चाहते हो। तो अगर ये होता है तो इन दोनों को पुश मिलेगा, जो हो चुका है। प्लस इट विल प्रोवाइड यू एन अल्टरनेटिव रूट टू तापी, उसकी भी संभावनाएं बनती हैं, तो यू कैन मेंशन दैट एज वेल। इट विल प्रोवाइड यू मार्केट एक्सेस, इट कुड प्रोवाइड यू मार्केट एक्सेस बिकॉज इट विल इंक्रीज योर कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया। Apart from this, what Chabahar will do is that it will provide India a strategic depth, क्योंकि आप फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आपकी प्रेजेंस बढ़ जाएगी।
वहां पर आप रहोगे एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट के पास, आपका रन किया वहां पे अगर एक पोर्ट आप ऑपरेट कर रहे हो, इट शोज दैट योर रीच हैज इंक्रीज, तो आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ती है। प्लस यू कैन बैलेंस चाइना इन दिस रीजन, ठीक है। Chabahar will eventually also provide you access to a larger area which is Afghanistan. इसका अलग रूट जो ऑलरेडी इंडिया चाबहार एरिया के आसपास डेवलप करना चाहता था, जहां हमने जरांज दिलाराम हाईवे है, वहां से हम अफगानिस्तान तक पहुंच सकते हैं। एंड मेजरली जो बैलेंस चाइना करेंगे, कैसे करेंगे, बैलेंसिंग ग्वादर। तो ये वो डायमेंशन है जहां आप देख रहे हैं कि भाई इंडिया और के इन डायमेंशंस को पुश करेगा। देन यू कैन ऑल्सो फोकस दैट इट कुड ऑल्सो लीड टू इंडिया ईरान रिलेशंस। वहां पर आप ट्रेड, करेंसी स्वैप, इन सभी डायमेंशंस को और डिटेल में देख सकते हो। चलो ये डायमेंशन तो यहां से आपको दिख रही है, बट इज इट इनफ? आई डोंट थिंक सो। यहां क्वेश्चन में आपको यह भी डिस्कस करना है कि व्हाट आर द इश्यूज। इश्यूज क्या आएगा भाई? पहली बात तो ये जो होगा ना, तो इट विल पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि इनके संबंध पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं नहीं, क्योंकि ईरान इज अ शिया कंट्री एंड पाकिस्तान इज अ सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री जहां शियाज के साथ भेदभाव किया जाता है। देन इफ यू लुक एट द इश्यूज बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, द कंसर्न विद दिस दैट वी विल हैव टू इश्यूज बिटवीन यूएस इंडिया रिलेशंस पे इसका प्रभाव पड़ सकता है। देयर आर कंसर्न्स ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उनके खुद के विवाद हैं, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनके ईरान के साथ इश्यूज हैं, तो वहां पर देयर गोइंग टू बी सम ट्रस्ट इश्यूज। प्लस ऑलरेडी ईरान इज ब्लैकलिस्टेड, ईरान सैंक्शंस, तो वहां पर कितना हम इसका फायदा उठा पाएंगे वो एक समस्या है। इनस्टेबिलिटी इन ईरान, वो कभी इजराइल से कभी अमेरिका से भिड़ती रहती है कंट्री, और वहां पर रिजीम अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो वहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है, जो हमारा ऑपरेशन है, वो कभी ऑपरेट हो नहीं पाएगा। तो एक बड़ी कंसर्न रह सकती है इंडिया के लिए। प्लस मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हम फंस सकते हैं, क्योंकि इजराइल ईरान का कंसर्न अलग चल रहा है, ईरान सऊदी अरब का इशू अलग चल रहा है। सो इट माइट बी मेक इंडिया कॉट अप इन दैट कॉन्फ्लिक्ट। तो उन सभी चीजों को लेकर भी यहां एक बड़ा विवाद आपको दिखता हुआ बनेगा कि भाई इन सभी चक्करों में भारत यहां पे फंस सकता है। एक ये भी है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स की बात आती है। तो इन कॉन्टेक्स्ट में ना, इन एरियाज को अगर आप डिस्कस करोगे तो आपको सिंपली दिखेगा कि हाँ, यहां पर ये मेजर कंसर्न्स आपको दिख रहे हैं। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में प्रभाव इसका बाकियों पर भी पड़ सकता है। इंडिया रशिया और इंडिया अमेरिका के रिलेशंस अलग अलग हैं, लेकिन ईरान का इक्वेशन दोनों के साथ अलग अलग है। वो रशिया का दोस्त है, अमेरिका का दुश्मन, भारत के साथ तो ऐसा नहीं है। दीज आर सम ऑफ द कंसर्न जिसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। अगर हम नहीं रखेंगे तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। तो जब क्रिटिकल असेसमेंट की हम बात करते हैं तो वही बातें आएंगी, ट्रेड बढ़ेगा आपका, आईएनएसटीसी का आपको बोर्ड मिलेगा, जियोपॉलिटिकल लेवरेज है, बैलेंसिंग चाइना, स्ट्रेंथनिंग टाइज विद ईरान, मोर प्रेजेंस, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा, आपका कार्गो ज़्यादा मूव कर पाएगा, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंच पाओगे। लेकिन इश्यूज रहेंगे विद रिगार्ड्स टू यूएस, और जो कंसर्न लगातार हैं कि इंडिया किस हद तक इसको यूज करेगा फॉर इट्स ओन बेनिफिट और किस हद तक इसको यूज कर पाएगा टू पुश इट्स ट्रेड, वो एक कंसर्न है। तो इसीलिए इंडिया को जरूरत अभी क्या है, वी नीड टू स्ट्रेंथन टाइज विद सेंट्रल एशिया, जो हमें इंडिपेंडेंटली भी करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम ईरान, रीजनल कनेक्टिविटी भी करनी चाहिए। रशिया ईरान को हमें एंगेज करना पड़ेगा, हम वाया एससीओ भी कोशिश करेंगे कि वहां से भी एंगेज करें, ताकि इंडिया शेल नॉट पुट ऑल इट्स एग्स इन वन बास्केट। वी कैन नॉट ओवर रिलाई ऑन ईरान फॉर आर कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। वहां पर हमें अगर जाना है तो हमें और अल्टरनेटिव भी साथ में लेके चलने पड़ेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी पुश करना पड़ेगा। बट इफ आई कंसिडर दिस क्वेश्चन, इट इज नॉट इनफ कि आई कीप ऑन
पॉइंटिंग आउट थिंग्स और आप फंस जाओ कि भाई इतना बड़ा पॉइंट आएगा कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदियर होता चला जाता है। देखो सेंट्रल एशिया के साथ कंसर्न क्या है, वहाँ टेररिज्म का बड़ा थ्रेट है, वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है, रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है, वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट्स नहीं है, वहाँ खुद के कॉन्फ्लिक्ट उनके बहुत सारे हैं। तो इस वजह से इंडिया नीड्स टू प्रिपेयर इट्स फॉरेन पॉलिसी होलिस्टिकली, लुकिंग एट ऑल द इश्यूज एंड चैलेंजेस विद द रीजन विदाउट एंटरिंग इनटू दिस ईरानियन वॉर्टेक्स। बट इंडिया कैन नॉट टोटली, जैसे आप कह सकते हैं, ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकते। इंडिया के लिए बहुत रेलेवेंट है अभी ईरान। तो ये मेजर कॉन्टेक्स्ट है जिसको आप डिस्कस कर सकते हो इस लाइन ऑफ थॉट में। आगे आते हैं, जो एक कॉपी हमने इवैल्यूएट की क्वेश्चन है जिसको आप डिस्कस करते हैं। जो एक कॉपी जिन्होंने लिखा, अगर आप चाहें तो आप भी सबमिट कर सकते हैं टेलीग्राम में अपने आंसर्स। यू कैन लुक एट दिस कॉपी, जहां पर ये डिस्कस कर रही हैं सी स्टैक के क्वेश्चन को, और काफी एक बेहतर आंसर लिखा है, जहां इन्हें कुछ और स्पेसिफिक एग्जांपल देने चाहिए थे। हो सकता तो एक यहाँ पर एक डायग्राम ज्वाइन बना सकते तो ज़्यादा बेहतर होता, ताकि प्रोसेस ऑफ जो स्टैक फॉर्मेशन है वो डिस्कस कर पाए। लेकिन उन्होंने एक बेहतर तरीके से इसको लिखने की कोशिश की है, इंपॉर्टेंट एरियाज को लिखा है और हाईलाइट भी किया है, अंडरलाइन भी किया है, पर ज़्यादा बॉक्सिंग की जरूरत है नहीं, थोड़ा वो ज़्यादा कर दिया है। कंक्लूजन अच्छा रखा है इन्होंने। फिर अगले क्वेश्चन को देखो, रिंग ऑफ फायर वाला क्वेश्चन जो पूछा था वॉल्केनिक इरप्शन का, वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज मेंशन की है, सबडक्शन जोन डिस्कस की हैं। बट आई विश अगर इन्होंने कुछ यहाँ पे डायग्राम्स ऐड किए होते, थोड़ा सा भी सही, एक फ्लो चार्ट या कुछ भी बना दो रफ साइज सही, ताकि वो आपके आंसर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। सो वी हैव रिव्यूड इट डिटेल इन अ डिटेल वे। ये आपको मिल जाएगा पीपीटी के साथ ही, आप उससे जो फीडबैक है वो भी ले सकते हैं। और इसकी खास बात उनमें क्या कमी है उससे आप अपने आंसर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। प्लीज राइट आंसर्स एंड सबमिट इन टेलीग्राम चैनल। सभी आंसर ना भी चेक हो भाई, एटलीस्ट कम से कम यू विल राइट समथिंग। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।